हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। आज का लेक्चर एमकॉम सेकेंड सेम का सब्जेक्ट अपना बिजनेस लॉ, जिसमें मैं आप लोगों को आज पार्ट 10 बताऊंगी। देखिए, पहले के जो निरंतर अपन डब्ल्यूटीओ के बारे में जो जानकारी ले रहे थे, जिसके बारे में अपन ने लेक्चर सुना डब्ल्यूटीओ का, इसको 9 पार्ट में मैंने बताया। देखिए, पहले पार्ट में डब्ल्यूटीओ क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी संगठनात्मक संरचना, डब्ल्यूटीओ के कार्य, डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य, भारत पर उसके प्रभाव और जो समझौते हुए ट्रिप्स समझौता, ट्रिम्स समझौता, दोहा डिक्लेरेशन जो हुआ, और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बारे में लगातार जो है आपको 9 लेक्चर के माध्यम से समझाया। आज अपन देखेंगे जो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत छोटे छोटे से और जो नियम कानून बनाए गए हैं, जिसको लेकर के उन्हीं के बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक जो है छोटे छोटे से हैं, जिसमें आज अपन 3 टॉपिकों का डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, क्षेत्रीय समूहवाद, जिसको बोलते हैं रीजनल ग्रुपिंग्स। सेकंड है एंटी डंपिंग ड्यूटी, पातन रोधी शुल्क क्या होता है। तीसरा टॉपिक देखेंगे विवाद समाधान प्रक्रिया, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। ये आप लोगों के यूनिट 5 का ही सिलेबस है, जिसको जो है शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। वैसे पूरा जो एक टॉपिक है वो पूरा आपका एक क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, ये जो है शॉर्ट नोट के रूप में जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो जहां अपन डब्ल्यूटीओ के बारे में इतनी जानकारी जो है जान चुके हैं, तो उसी में जो है ये तीनों छोटे छोटे टॉपिक्स का आज अपन डिस्कशन करेंगे। सो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है अपना क्षेत्रीय समूहवाद। जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य है वो क्षेत्र के आधार पर क्या करते हैं, समझौते करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सदस्य देश हैं वो मतलब एक साथ क्या करते हैं, 8 या 10 जो देश है वो सदस्य बन जाते हैं, और वो जो है अपना क्षेत्र के आधार पर क्या करते हैं, समझौता करते हैं। जिसमें ये जो समझौता होता है उसमें आयात और निर्यात पर प्रतिबंध को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। जैसे 5 देश क्या बन गए, एक समूह बन गया, जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, ये 5 देश मान लो की बात एक समूह बन गए, और पांचों देश मिलकर क्या करते हैं, अपने अपने देश में आयात और निर्यात को लेकर के क्या करते हैं, प्रतिबंध को समाप्त करते हैं। जैसे भारत देश मान लो चीन से आयात कर रहा है, तो उनको कुछ प्रतिबंध जो आयात और निर्यात के संबंध में है उसको क्या करेगा, छूट देगा। लेकिन जो बाकी और अन्य देश हैं उनको इस प्रकार से उनके लिए जो है कोई छूट या कोई प्रतिबंध को समाप्त उनके लिए नहीं करेगा, क्योंकि जो सदस्य देश हैं उन्हीं के लिए क्या है, ये नियम लागू है। तो ये जो क्षेत्रीय समूहवाद होता है उसमें जो बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को जो है प्रभावी बनाया जाता है, और ये जो संगठन है वो क्षेत्रीय समूहवाद संगठन का क्या करता है, समर्थन करता है। मतलब इससे क्या होती है, देशों के बीच जो दूरियां हैं वो कम होती है, और उपभोक्ताओं की रुचि में जो समानता पाई जाती है। मान लो अपना देश पड़ोसी देश है और अपने देश की जो रुचि है उपभोक्ताओं की वो कॉमन होती है, और पड़ोसी देश का जो इतिहास है वो भी कॉमन सा होता है। तो ये कॉमन के कारण से ही लोगों में जागरूकता हो सकती है, और जो है उनके जो नीति नियम होते हैं वो जो है सभी के लिए समान होते हैं। तो जो देश सदस्य देश है उनके जो नियम हैं वो दूसरे देश के लिए क्या होंगे, समान होंगे। भले वो जो देश सदस्य नहीं है उनके लिए अलग नियम होगा, और जो सदस्य देश है उनके लिए जो नियम है वो क्या बनाया जाएगा, समान बनाया जाएगा। तो ये होता है क्षेत्रीय समूहवाद, जिसमें क्या होता है, सदस्य देशों को लाभ होता है आयात और निर्यात से, और विदेशों में व्यापार करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं जो कि पातन रोधी शुल्क है, जिसको एंटी डंपिंग शुल्क बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट में जब पढ़ रहे थे तब बीच बीच में जो है विश्व व्यापार संगठन में डंपिंग शब्द आया था, एंटी डंपिंग, तो मैंने आपको बताया था मीनिंग। अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो आपको मीनिंग इसका ध्यान होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। देखिए पहले जो है पातन रोधी शुल्क को जानने से पहले अपने को डंपिंग क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। देखिए डंप करना का सामान्य मीनिंग क्या होता है। डंप करना मतलब खा जाना या निगल जाना होता है। तो एंटी डंपिंग को जानने से पहले डंपिंग का मीनिंग जो है वो जानते हैं। डंपिंग मतलब ये होता है कि एक देश जो है वो दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट को लागत से भी कम मूल्य पर क्या करता है, बेचता है, उसको कहते हैं डंपिंग। मतलब अपने देश में तो वो ज्यादा मूल्य पर बेच रहा है और दूसरे देश में ये कम मूल्य पर बेच रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इससे जो है घरेलू उद्योग का सामान क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, जिससे वो बाजार में क्या है, पिट जाते हैं। और सरकार जो है इसको रोकने के लिए निर्यातक देश में उत्पाद की जो लागत है और अपने यहाँ जो मूल्य की जो मूल्य जो आ रहा है उसके डिफरेंस के बराबर क्या कर देती है, शुल्क लगा देती है। तो ये जो शुल्क लगाया जाता है उसी को डंपिंग विरोधी शुल्क यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। आया स्टूडेंट समझ में? फिर से बता देती हूँ। डंपिंग का मीनिंग है जब एक देश दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट को लागत से भी कम मूल्य पर क्या करता है, बेचता है, उसको डंपिंग कहते हैं। अब सरकार जो है डंपिंग को रोकने के लिए निर्यातक देश के प्रोडक्ट की लागत और अपने यहाँ जो मूल्य है वो दोनों के अंतर के बराबर क्या कर देती है, शुल्क लगा देती है, जिससे कि जो शुल्क लगाया जाता है यही शुल्क जो है डंपिंग रोधी पातन रोधी शुल्क कहलाता है। देखिए जैसे मैं उदाहरण के लिए आप लोगों को बताऊं, अगर मान लो एक देश जो है किसी प्रोडक्ट की कीमत को 100 रुपए डिसाइड करता है। मान लीजिए भारत में जो है उस प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है, तो उसको क्या करना चाहिए, 100 रुपए है तो जाहिर सी बात है अगर वो अपने भारत देश में 100 रुपए में बेच रहा है तो मान लो जो है अपना देश जो है अमेरिका में जो है वस्तु का निर्यात कर रहा है, तो उसको भी वो उतनी ही कीमत पर क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए, उतनी ही कीमत पर निर्यात करना चाहिए। अगर वह जो है 100 रुपए से कम मूल्य, मान लो 70 रुपए 80 रुपए में क्या करता है, निर्यात करेगा, तो उस पर जो आयात करने वाला देश है वह जो क्या कर देगा, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा, जिससे कि उसके देश की जो उद्योग है उसको कोई नुकसान ना हो। तो उस तरह से जो माल जो तैयार कर रही है, जैसे कि मान लो मैं नॉर्मल चीज की बात कर रही हूँ, मान लो पेन है, आप उस पेन को भारत देश में जो है 20 रुपए में बेच रहे हैं और आप दूसरे देश में निर्यात जो कर रहे हैं उसको 10 रुपए में कर रहे हैं, तो इसके कारण से क्या होगा, जो दूसरे देश के घरेलू उद्योग है उनको क्या होगा, इससे नुकसान होगा, क्योंकि वही चीज जो है उनको कितने रुपए में मिलेगी, हो सकता है थोड़ा कम ऊपर नीचे हो वो उस वस्तु का मूल्य, मान लो हो सकता है वो दूसरे देश में आयात करने वाले देश में जो है उस वस्तु की कीमत क्या है, 15 रुपए है, आप उसको जानबूझ करके क्या कर रहे हो, 10 रुपए में दे रहे हो, तो इसके कारण से उस देश को क्या करना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके घरेलू उद्योग है उनको क्या होगा, इससे लॉस होगा, उनका घरेलू उद्योग का जो व्यापार है वो नहीं चलेगा। जब उनको कम कीमत की वस्तु मिलेगी तो वो फिर ज्यादा कीमत में क्यों खरीदेंगे वस्तु को, तो उस देश की सरकार जो है इससे बचाने के लिए क्या लगाती है, आयात शुल्क लगा देती है, जिससे कि उस वस्तु का मूल्य जो है घरेलू व्यापार के मूल्य के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये होता है एंटी डंपिंग
शुल्क, जो डंपिंग को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है, शुल्क लगाया जाता है। ज्यादातर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है मूल्य निर्धारण करने के लिए इसी प्रकार का प्रयोग करते हैं, ताकि कोई नया बाजार में जब प्रवेश कर रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, कम मूल्य पर बेचते हैं। तो ये तब होता है जब निर्माता किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश में क्या करता है, सामान्य कीमत से कम कीमत पर क्या करता है, अपने निर्यात का प्रभाव डालता है। और डंपिंग का उद्देश्य ही यही होता है कि विदेशी बाजार की प्रतिस्पर्धा को क्या करना, बढ़ाना, और बाजार में जो अपनी हिस्सेदारी है उसको बढ़ाना। तो इस तरह के एकाधिकार की स्थिति वहां पर पैदा की जाती है, जिससे कि निर्यातक का प्रोडक्ट और उसकी कीमत और गुणवत्ता एक तरफा रूप से निर्धारित करने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार से मूल्य का भेदभाव जो है किया जाता है, जिसको रोकने के लिए ही शुल्क लगाया जाता है। यही एंटी डंपिंग समझौता है। ये केवल जो है सब्सिडी और काउंटर लीविंग उपाय के समझौते हैं, जिसको विरोधी भाषी डंपिंग की प्रतिक्रिया पर केंद्रित माना जाता है। जो डंपिंग विरोधी मामले हैं उसकी पहले क्या की जाती है, जो शुरू हुआ है उसकी पहले जांच की जाती है, और ये निश्चित किया जाता है कि जो सभी पक्ष हैं उनके सबूत पेश करने का अवसर उनको दिया जाता है, और उनकी जो विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है, जिसमें एंटी डंपिंग उपायों को थोपने की तारीख के 5 साल बाद क्या करना है, उसको समाप्त करना ही है। जब तक कि एक समीक्षा से पता नहीं चलता कि उपायों को समाप्त करने से चोट लगेगी। तो आमतौर पर जो एंटी डंपिंग है जांच जो की जाती है, जिसमें निर्माताओं को जो है अधिकारी से एंटी डंपिंग जांच शुरू करने का पहले अनुरोध किया जाता है। उसके बाद जो है जांच की जाती है कि क्या आरोप लगाया जो गया है वो सही है या नहीं, और ये जो विदेशी प्रोडक्ट है उसके निर्यात मूल्य की कीमत किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से जो है पूरा जांच पड़ताल किया जाता है, और जांच के मामलों के तुरंत समाप्त होते ही अधिकारी ये निर्धारित करता है कि डंपिंग का मार्जिन जो है वो छोटा है या किस प्रकार से डंपिंग किया गया है। मान लो जो कुल आयात का 1-2% है या कम है, तो फिर जो है जांच खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आयात का जो है 7% भाग से अधिक है, तो फिर जो है उसकी पूरी जांच आगे बढ़ती है। तो समझौते के आधार पर जो है एंटी डंपिंग की क्रियाओं के बारे में विस्तार से जो है एंटी डंपिंग प्रथाओं की समिति को पहले सूचित करना पड़ता है, उसके बाद रिपोर्ट देनी पड़ती है, और जब मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो तो एक दूसरे से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और नहीं तो फिर जो है WTO की विवाद निपटारा प्रक्रिया का भी इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। एंटी डंपिंग जो होता है वो घरेलू उद्योगों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। इसी को रोकने के लिए, इसी को संरक्षण देने के लिए और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है एंटी डंपिंग उपाय अपनाया जाता है, शुल्क लगाया जाता है। लगभग जो है भारत और चीन पर ये भी आरोप लगाया था कि उन्होंने जो है घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा दबाव को कम करने के लिए जो सुरक्षा वाल्व के रूप में एंटी डंपिंग ड्यूटी का इस्तेमाल किया है, और एंटी डंपिंग उपायों का उपयोग जो है उन देशों के प्रोडक्ट के लिए प्रतिरोध के रूप में भी किया है। तो इस प्रकार से जो है आरोप लगाया गया था अमेरिका के द्वारा। तो लगभग 2% मामलों में जो है डंपिंग की भरपाई की गई। फिर 98% जो एंटी डंपिंग के मामलों का जो इस्तेमाल है वो अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया। तो एंटी डंपिंग जो है वो WTO समझौता के लिए सरकारों ने जो है डंपिंग के खिलाफ क्या करते हैं, कार्य करने की अनुमति देता है, और जहां जो प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग के लिए एक सामग्री की चोट है तो WTO उनके उपायों को रोकने के लिए हस्तक्षेप भी करता है। तो सरकार भी डंपिंग पर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देती है,
तो WTO जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का एक समूह संचालित करता है और संगठन के जन आदेश का हिस्सा डंपिंग रोधी उपायों का अंतर्राष्ट्रीय विनियमन भी करता है। देखिए, जो एंटी डंपिंग शुल्क जो लगाया जाता है वो सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा लगाया जाता है और देश में जो आयात होने वाले मालों पर भी पातन रोधी शुल्क लगाया जाता है। तो आई होप जो है आपको पातन रोधी शुल्क के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखेंगे विवाद समाधान प्रक्रिया, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। विवाद समाधान प्रक्रिया, देखिए नाम से स्पष्ट है, विवाद का समाधान करने की प्रक्रिया। जब WTO के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन की जो विवाद समाधान जो संस्था है वो विवाद का समाधान करने के लिए क्या करती है, प्रक्रिया निर्धारित करती है। उसके लिए टोटल 7 चरण होते हैं जिसके अंतर्गत ये प्रक्रिया निर्धारित की गई है और ये जो व्यापार प्रणाली है उसको और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, पूर्वानुमान बनाने के लिए जो है इन सिस्टमों का, नियमों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। विवाद समाधान प्रक्रिया, जिसके लिए एक विवाद निवारण समिति बनाई जाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जो देशों के बीच में क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी विषय को लेकर के, तो उसके संबंध में जो है विवाद निपटान के लिए पूरी प्रक्रिया की जाती है, उनका समाधान किया जाता है। WTO ये जो है पूरे कार्य को करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का केंद्र है। देखिए, कहीं पर भी विवाद होता है तो उसका समाधान करना क्या है, जरूरी होता है। तो इन्हीं विवादों को निपटाने के लिए जो है नियम बनाए गए हैं, प्रणाली बनाई गई है, क्योंकि जब तक नियम नहीं लागू किए जाएंगे तब तक जो है विवाद का समाधान नहीं होगा। तो विश्व व्यापार संगठन की प्रक्रिया जो है कानून के शासन को भी रेखांकित करती है और व्यापार प्रणाली को जो है सुरक्षित बनाती है। तो स्पष्ट रूप से जो सिस्टम है वो नियमों पर आधारित है। तो एक मामला पूरा करने के लिए समय सारणी भी है, जिसमें पैनल बनाए गए हैं सभी सदस्यों का, और ये जो पैनल है वही उन्हीं के समर्थन पर किए जाते हैं और कानूनों के बिंदु के आधार पर अपील भी की जाती है। हालांकि जो बिंदु निर्णय है वो पारित तो नहीं है, लेकिन संभव हो तो परामर्श के माध्यम से जो है विवादों को, सबसे पहले जो है परामर्श के माध्यम से विवादों को निपटाया जाता है। तो जनवरी 2008 तक जो लगभग 369 मामले जो आए थे, जिसमें 136 मामलों पर जो है पैनल प्रक्रिया पर पहुंचा गया था और बाकी मामलों को जो है आपस में परामर्श लेकर के क्या कर दिया गया था, समाधान कर दिया गया था। तो अदालत से बाहर के रूप में अधिसूचित किया गया और लंबे समय तक जो है परामर्श लेकर के इनको जो है निपटारा कर दिया गया। देखिए, जो विवाद है वो कब पैदा होता है, जब कोई देश जो है व्यापार नीति के उपायों को अपनाता है या फिर कुछ कार्यवाही करता है जो एक या एक से अधिक WTO सदस्य समझौते को क्या करते हैं, तोड़ते हैं और अपने दायित्वों को पालन नहीं करते हैं, तब जो है शिकायत किया जाता है। नियमों का जब उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर क्या किया जाता है, कार्यवाही करने के बजाय विवादों का निपटारा किया जाता है, जिसमें सहमत होकर के प्रक्रियाओं का पालन करते हैं और WTO ने जो निर्णय दिया है उसका क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो विवादों को निपटाने की एक प्रक्रिया है जिसके 7 चरण हैं। इसके पास जो है कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, नियमों को बनाना भी आसान नहीं था और मामलों को लंबे समय तक जो है घसीटना ये भी सही नहीं है। तो इसके लिए 7 चरण निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला चरण आता है विचार विमर्श के लिए आवेदन। सबसे पहले जो है विचार विमर्श के लिए क्या किया जाता है,
आवेदन दिया जाता है कि अगर किसी पक्ष ने क्या किया है, विरोधी पक्ष के ऊपर जो है आरोप लगाया है, तो उसके विचार विमर्श करने के लिए पहले क्या किया जाता है, WTO के अंतर्गत आवेदन लगाया जाता है। आवेदन लगाने के पश्चात एक विशेषज्ञ दलों का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है और गठन के लिए आवेदन दिया जाता है। इसके बाद जो विशेषज्ञ दल हैं उनकी नियुक्ति की जाती है और ये जो दल है, जो परामर्श देने वाले हैं, वो पूरे रिपोर्टों की क्या करते हैं, जांच करते हैं। पूरे रिपोर्टों की जांच करने के बाद यदि कोई पक्षकार संतुष्ट होता है तो ठीक है, यदि संतुष्ट नहीं होता है तो उसके खिलाफ क्या की जाती है, अपील भी की जा सकती है। और संस्था क्या करती है, अपील पर क्या है, रिपोर्ट बना करके क्या करती है, निर्णय देती है, ताकि जो विश्व व्यापार संगठन है वो अपना जो है निपटारा सही तरीके से और शीघ्र क्या करे, निपटारा कर दे। अब ये जो विवाद निपटारण की प्रक्रिया है, उसके चरण के लिए जो है परामर्श के लिए 60 दिन की अवधि है। पैनल की जो स्थापना की जाती है उसके लिए 45 दिन की अवधि निर्धारित की गई है और पार्टियों को जो है अंतिम जो निर्णय दिए जाते हैं, पार्टियों को अंतिम पैनल रिपोर्ट दी जाती है, उसके लिए 6 महीने की मोहलत दी जाती है और WTO के सदस्य को जो अंतिम पैनल रिपोर्ट देना होता है वो 3 सप्ताह के अंदर देना होता है। और विवाद निपटारण के लिए जो रिपोर्ट बनाया जाता है, यदि कोई अपील करता है तो उसके लिए 60 दिन का समय है। तो कुल मिलाकर के 1 साल जो है पूरा लग जाता है और अपील की रिपोर्ट जो है 60 से 90 दिन के अंतर्गत मिलती है और 30 दिन में जो है विवाद निपटान निकाय की अपील को रिपोर्ट में अपनाया जाता है। तो अगर अपील हुआ तो जो है 1 साल 3 माह लग जाएंगे, लेकिन यदि अपील नहीं हुआ तो आपका जो मामला है वो 1 साल में क्या होगा, पूरा होगा। तो स्टूडेंट, विवाद समाधान प्रक्रिया जो है वो WTO के अंतर्गत विवादों का निपटारा करने के लिए बनाया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रोडक्ट को लेकर के क्या होता है, विवाद होता है, तो उसको जो है जांच करके उसके निपटान की प्रक्रिया का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और 2 बार जो है सभी जांचों की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया जाता है और उसको जो है चेक किया जाता है कि कोई रिपोर्ट जो है वो गलत तो नहीं है। तो इस प्रकार से जो है विवाद निपटारण एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली है, जिसके अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन में विवादों को जो है अनिवार्य रूप से जो है उसका निपटारा किया जाता है और विश्व व्यापार संगठन के जो सदस्य हैं इस बात पर सहमत होते हैं कि यदि वे मानते हैं कि जो साथी सदस्य हैं उन्होंने क्या किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, तो फिर वो क्या करते हैं, कार्रवाई करने के बजाय उनके विवादों के निपटाने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली का उपयोग करते हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास जो इम्पोर्टेंट क्लास थी, जिसमें मैंने आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिकों को बताया है। एक तो है रीजनल ग्रुपिंग, दूसरा है एंटी डंपिंग ड्यूटी और तीसरा है विवाद समाधान प्रक्रिया, जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको DSS भी बोलते हैं। तो ये तीनों टॉपिक जो है छोटे हैं, शॉर्ट नोट के रूप में पूछे जाते हैं, तो जिससे कि अपना WTO का जो सारा पार्ट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा और लेक्चर से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें आपको जाती है तो मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उन दिक्कतों को मैं शॉर्ट आउट कर सकूं। और आपको नोट्स भी चाहिए होगा तो मुझे जरूर बताएंगे। सो स्टूडेंट, आज की क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं और आगे से आगे सभी दोस्तों को शेयर करें लेक्चर को, ताकि सभी लोग जो है इससे लाभान्वित हो सके और जो आपका पढ़ाई का रूटीन है वो क्या रहे, निरंतर आगे चलता रहे। उसी के लिए जो है हम अपन ने ऑनलाइन लेक्चर की शुरुआत की है, जिससे आप जो है पढ़ाई के रूटीन में बंधे रहे।
तो लॉकडाउन के इस दौर में घर में रहिए, सेफ रहिए और जो है घर पर ही पढ़ाई करिए। तो लेक्चर के माध्यम से जो है अपन सिलेबस कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं निरंतर। आई होप आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत जाता है तो जरूर बताएं। एंड थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।